नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। जो कि नए लोग हैं उनको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपने ऑपरेटर का नाम सुना होगा। दोस्तों, ऑपरेटर कोई एक आदमी नहीं होता है, एक कार्टेल होता है, ग्रुप होता है जो किसी भी स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मीन्स स्टॉक में तेजी लाते हैं, और जब स्टॉक तेजी से ऊपर जाने लगता है तो जो नए लोग होते हैं जिनको ज्यादा जानकारी नहीं होती, वो उस तेजी को चेज करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो स्टॉक पीक पॉइंट पर पहुंचता है, सीधे वहीं से क्रैश आ जाता है। तो ये पंप एंड डंप है। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ऑपरेटर ने नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं नए निवेशकों को फंसाने के लिए। इसमें जो छोटे निवेशक होते हैं, नए लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, उनका पूरा का पूरा पैसा ऑपरेटर के पास चले जाता है। और ये हर दिन होते रहता है। दोस्तों, मैं आपको पेनी स्टॉक इसलिए मना करता हूँ क्योंकि ये जो पंप एंड डंप स्कीम है, ये ज्यादातर पेनी स्टॉक के साथ की जाती है, जिसमें कोई बड़ा निवेशक नहीं होता, कोई विदेशी निवेशक नहीं होते, सिर्फ प्रमोटर और पब्लिक होती है। पब्लिक वाले सेक्शन में ही ऑपरेटर होते हैं। तो तभी मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर ले। देखें प्रमोटर के साथ साथ विदेशी निवेशक कितने हैं, घरेलू निवेशक कितने हैं। कम दाम के चक्कर में जो नए लोग हैं वो पेनी स्टॉक खरीदते हैं ताकि कम दाम में हमको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी और हमारा पैसा एकदम से 3 गुना 4 गुना हो जाए। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही एक स्टॉक सुर्खियों में आया था और उसके साथ भी ये हुआ है। लेकिन उसके साथ एक बुरी चीज और जुड़ी है। कंपनी के लोग भी ऑपरेटर के साथ मिले हुए थे और मैं उस स्टॉक का नाम भी बताऊंगा। पहले आपको पंप एंड डंप बताऊंगा, और ये पंप एंड डंप मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, कम समय में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि जो नए लोग हैं जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस का नहीं है उनको भी समझ में आ जाए। सबसे पहले पंप एंड डंप स्कीम में फेज 1 होता है मार्कअप। जैसे कोई पेनी शेयर है जिसको ऑपरेटर ने चुन लिया है पंप एंड डंप के लिए, वो क्या करते हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या टीवी के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से वो उस स्टॉक के बारे में अच्छी अच्छी खबर बताते हैं, बोलते हैं। और बहुत सारे एनालिस्ट के पास भी जाते हैं वो लोग, उनको पैसा देते हैं कि आप इस स्टॉक के बारे में अच्छा बोलिए, रिकमेंड करिए। हालांकि बहुत सारे जो अच्छे बड़े एनालिस्ट हैं वो उनका ऑफर नहीं मानते, फिर भी 10 में से एक न एक बंदा तो ऐसा होता है जो उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और वो इनके स्टॉक को रिकमेंड करता है। लेकिन टीवी पर नहीं, वो अपने सोशल मीडिया जैसे ट्विटर हो गया या जो ऐसी वेबसाइट जो बिजनेस के ऊपर आधारित है उन पर आर्टिकल वो लिखते हैं। तो होता है क्या इससे, जैसे ही सीधे तौर पर कहूँ तो र्यूमर फैलाने का काम। अभी र्यूमर कैसा होता है कि उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि मान लो ये जिस कंपनी को इन्होंने टारगेट किया है पंप एंड डंप के लिए, उसके बारे में लिख देंगे कि उनको एक अच्छी कंपनी से ऑर्डर मिला है। और जो एनालिस्ट ऑपरेटर से मिले होते हैं, माने जाने होते हैं, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसको अच्छे रिव्यूज करते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ये अच्छा है, मतलब सारी अच्छी चीजें लिखते हैं। तो जो नए लोग हैं वो यकीन करने लगते हैं और धीरे धीरे लोग इसमें खरीदारी करते हैं। और जब धीरे धीरे लोग इसमें खरीदारी करते हैं तो उसी के साथ ऑपरेटर भी इसमें धीरे धीरे माल उठाते रहते हैं ताकि जो शेयर की प्राइस है वो ऊपर आए। तो ये जो फेज 1 है वो आपको पता चल गया, एक मंच तैयार करते हैं अफवाह फैलाने का। सीधे सीधे तौर पर यही है। और अफवाह कैसे फैलेगी, न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो बिजनेस वेबसाइट है उसके माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से। अब देखिए, पैसा लगा के एक बार यहाँ पर डेडलाइन दिख रहा है, एक बार यहाँ हल्के डराने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ लोगों ने यहीं पर बेच दिया माल, ठीक है, और कुछ लोग थोड़ा इंतजार करते हैं, क्या पता ऊपर चले जाए। फिर यहाँ से असली खेल शुरू होता है। यहाँ पर ये फिर रॉकेट की माफी दोबारा ऊपर ले जाते हैं, और जिन लोगों ने इस गिरावट में बेच दिया होगा वो भी दोबारा से जितने पैसे पहले नहीं लगाए होते हैं उससे 2 3 गुने पैसे लगाए होते हैं, ताकि जो उनको ये डेडलाइन में लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो जाए। शेयर जैसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उसको न्यूज में भी जगह मिलती है, यानी ट्रेंड में आ जाता है। उस वजह से नए लोग भी भेड़ चाल चलने लगते हैं, पैसा लगाते हैं। और यहाँ पर देखोगे एक पीक पॉइंट आता है, अपना टारगेट सेट कर लेते हैं ऑपरेटर, कहाँ पर से गिराना है। एक साथ पूरा गिरावट नहीं करते, ये देखोगे आप, एक फर्स्ट कर्व यहाँ पर बना है जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने बड़ी गिरावट की तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग तो यहीं पर निकल जाते हैं और कुछ लोग इंतजार करते हैं। उनको ये वाला डेडलाइन याद आता है कि पहले भी गिरा था, रिकवर करेगा। और ठीक इसके उल्टा होता है। देखो यहाँ से फिर यहाँ पर उन्होंने एक जर्क दिया, यहाँ से फिर पूरा देखो सीधे नीचे क्रैश हो जाता है। और क्रैश फेज 3 है। और फेज 1 बताया मार्कअप, और फेज 2 होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उन्होंने अपना प्लान तैयार कर लिया, ये स्टॉक चुनना है, इसके साथ पंप एंड डंप करना है, नए लोगों को, रिटेल निवेशकों को घेरने की कोशिश होती है। ये मार्कअप हो गया। और जो फेज 2 है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इन्होंने पूरा प्लान सेटअप कर लिया, र्यूमर फैला दिए, अच्छी अच्छी बातें बोल दी, एनालिस्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे या बिजनेस वेबसाइट में आर्टिकल लिखे, इस शेयर को रिकमेंड किया, तो वहां पर से शुरू हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी खबर फैलती रहती है और लोग और ज्यादा पैसे लगाते हैं। वो फेज 2 है। और फेज 2 के बाद जो
सीधे तीसरा फेस है वो है क्रैश। तो ये है दोस्तों, अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। मैं एक समराइज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टॉक बताऊंगा। दोस्तों पंप एंड डंप फर्स्ट स्टेज मार्कअप हो गई। मार्कअप मीन्स सिंपल भाषा में बोलो तो अफवाह फैलाते हैं ऑपरेटर लोग। फेज 2 शुरू हो जाता है, सब लोग पैसा लगा देते हैं, पीक पे आ जाता है, खबर फैल चुकी होती है, ट्रेंड में आ गया होता है वो स्टॉक, फिर ये यहीं से सीधे डंप कर देते हैं। यही है पंप एंड डंप। पंप मतलब अफवाहों के माध्यम से शेयर प्राइस ऊपर ले जाओ और फिर एकदम से जब उनका टारगेट पूरा हो जाए, ऑपरेटर का टारगेट सेट करके रखा होता है कि यहाँ तक आएगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और वो प्रॉफिट बुक करेंगे यानी तेजी से गिरावट होगी, क्रैश होगा। जो ये ऑपरेटर लोग हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर से पंगा नहीं लेते क्योंकि उनके प्रमोटर सतर्क रहते हैं। दोस्तों अब मैं उस स्टॉक का नाम बताऊंगा जो आजकल सुर्खियों में है। हालांकि ये कोई इकलौता शेयर नहीं है, ऐसा हर दिन चलते रहता है, लेकिन ये ज्यादा सुर्खियों में आया क्योंकि इसमें ऑपरेटर ने अब नया तरीका भी ढूंढ लिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म का। वो ऐसे एनालिस्ट को ढूंढते हैं जिनके फॉलोवर ज्यादा हैं। एक बड़े एनालिस्ट ने भी इस बात का खुलासा किया था कि ऑपरेटर आए थे उसके पास, ऑफर किया था कि आप इस स्टॉक को रिकमेंड करना अपने ट्विटर हैंडल पर, तो उन्होंने मना कर दिया। तभी ये बात पता चली। और ये कंपनी पावर सेक्टर में भी काम करती है, टेलीकॉम सेक्टर में भी काम करती है, बिजनेस अच्छा है इनका। लेकिन बात ये आ रही है कि इस कंपनी के लोग भी इसमें शामिल थे ऑपरेटर के साथ। ये है वो शेयर जो सुर्खियों में है पंप एंड डंप के लिए। ये देखो यहाँ पर से कैसे एकदम तेजी से ऊपर गया, गिरावट के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, आस जगाते हैं ऑपरेटर ताकि लोग और खरीदें, फिर नीचे गिराएंगे, फिर और आस जगाएंगे। ये खेल चलते रहता है, फिर एक साथ ये नीचे कर देते हैं। 2017 में लिस्ट हुई तो आप देखोगे लिस्ट होते ही इसने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, डाउनफॉल जारी है। और यहाँ पर से आप देखोगे सडनली एकदम से कर्व बन रहा है जो ऊपर को, ये इसी के बीच में ये सब हुआ और यहाँ पर से ऑपरेटर ने माल बेच दिया। तो बात आती है क्या ये कंपनी खराब हो जाएगी, डूबेगी? देखो दोस्तों ये पंप एंड डंप चलते रहता है। अगर मान लो आपने ऐसे पंप एंड डंप में लगा भी लिया जो सडनली मूव करे, जैसी उछाल आता है तो निकल जाओ और उम्मीद मत करो अगर फंस गए हो तो। देखो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है दोस्तों, टावर बनाती है, ये स्टील स्ट्रक्चर भी बनाती है, टेलीकॉम सेक्टर को भी अपनी सेवाएं देती है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी है, पावर एनर्जी के क्षेत्र में भी है। बात लेकिन यहाँ पर ये आ रही है कि इनकी कंपनी के लोग भी इन्वॉल्व थे। जिस कंपनी के लोग प्रमोटर ही ऑपरेटर से मिले हुए हैं, तो इस कंपनी का क्या भरोसा, भले इनका बिजनेस कितना अच्छा हो, ये बात समझने की है। हालांकि हम कितना भी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ ले, उनकी नीयत के बारे में पता नहीं कर सकते। मार्केट कैप देखो इसका, एक स्मॉल कैप श्रेणी की कंपनी है। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 2019 में 74.94 थी, ये अभी भी 70 के आसपास ही है, यानी कंपनी के ज्यादा शेयर प्रमोटर के पास ही है। और अगर स्टॉक में उछाल आता है तो सबसे ज्यादा फायदा इनको ही होगा। हालांकि ये बात अभी पूरी तौर पर पक्की नहीं हुई है कि कंपनी के प्रमोटर मिले हुए हैं ऑपरेटर से या नहीं। और यहाँ पर देखोगे एफआईएस निकल गए थे, उसके बाद से जीरो दिखेगा। अभी ये दिसंबर 2021 तक का है, कुछ नहीं है। और घरेलू निवेशक भी कुछ नहीं है। पब्लिक 30.30 है और यहाँ पर देखना, और ये देखो पहले कितने थे, पब्लिक 24, और लगातार हिस्सेदारी बढ़ाई है। पेनी शेयर में अगर आपको एंट्री करनी है तो ये देख लेना कि लेटेस्ट जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें एफआईएस और डीआईएस का होना भी जरूरी है। और जहाँ पर पब्लिक लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है, विदेशी निवेशक भी नहीं है, घरेलू निवेशक भी नहीं है, सिर्फ प्रमोटर और पब्लिक है। प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है और ये बड़े निवेशक नहीं है, तो कौन खरीदेगा, पब्लिक खरीदेगी। और वही बात यहाँ पर आप देखोगे, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम की है जून 2021 में 74 से 69 किया। तो ये किसने खरीदा होगा, पब्लिक ने माल खरीदा होगा, और पब्लिक के बीच में ही ऑपरेटर होते हैं। तो आपने ऐसे स्टॉक से बचना है। और आप इसका पता इनका प्राइस चार्ट देख के भी लगा सकते हो। इसका भी आपको अनयूजुअल चार्ट दिखे, जैसे ऐसे सडनली स्पाइक आए और फिर ऐसी गिरावट आए, तो उस स्टॉक से सतर्क रहना। जो मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी न्यूज के आधार पर एकदम से पैनिक में आके ना कोई शेयर बेचे, ना ही कोई शेयर खरीदे। अपना दिमाग यूज करें। जो एक्सपर्ट होते हैं उनके ऊपर भी मैं बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। और आजकल ये ऑपरेटरों ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया है। स्मॉल कैप और मिड कैप में आपने निवेश करने से पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है, उनका ऑल टाइम चार्ट देखना है, प्रॉफिट लॉस देखना है, रिजल्ट देखना है, और कंपनी पुरानी होनी चाहिए वो देखना है। और ये 2017 की कंपनी है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा पंप और डंप क्या होता है। कोई भी आपको रिकमेंड करे स्टॉक, उसको एकदम आंख बंद करके मत खरीदिए। अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी देखिए, और जो सेक्टर समझ में नहीं आता है उन स्टॉक को मत खरीदिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।